नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने बजट आ चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश कर चुकी हैं। बजट पर कई सारी चर्चा हो चुकी है। आपने अपोजिशन को भी सुन लिया होगा। लेकिन दोस्तों, बजट के डार्क साइड्स क्या हैं? अपोजिशन ने अगर क्रिटिसाइज किया है तो बजट क्यों क्रिटिसाइज किया है? सबसे पहले तो हम बजट की खासियत और बातें समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर बजट ठीक रहा और क्या क्या बजट के मेन पॉइंट्स रहे। इसके बाद में बात करेंगे कि कहाँ इस बार का बजट फीका पड़ा है, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा फीका पड़ गया है दोस्तों, जिस पर किसी की निगाह अभी तक तो गई ही नहीं है। सबसे पहले दोस्तों आपसे बात कर लेते हैं, युवाओं का बजट इसे कहा जा रहा है। तो युवाओं का बजट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि युवाओं का बजट कहने की वजह यह है कि इस बार गवर्नमेंट ने बजट में ये रखा है कि करीबन 1 मिलियन जो यूथ हैं, युवा हैं, उनको बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, जो कि पेड इंटर्नशिप होगी। इसके बाद में दोस्तों 2 लाख करोड़ का बजट रखा गया है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें 4.1 करोड़ यूथ को प्राइम मिनिस्टर की 5 स्कीम्स के तहत 5 साल में ट्रेन किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी किया जाएगा। तो इसीलिए इसे युवाओं का बजट कहा जा रहा है। अब साथ ही साथ में दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि और कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है। क्या कुछ डेवलपमेंट होने वाला है एग्रीकल्चर और दूसरे सेक्टर्स के लिए? सबसे पहले आपसे डिस्कस कर लेते हैं जो टैक्स स्लैब्स है, इसमें डिडक्शंस किए गए हैं। दैट इज वेरी क्लियरली 50% टू 75% तक। तो अब मतलब 17,500 रुपये जो हैं वो हमारे मिडिल क्लास के जो टैक्स स्लैब्स है उसमें बच जाएंगे, जिससे कि कहा जा रहा है कि उन्हें सहूलियत दी गई है ताकि मिडिल क्लास जो है वो इन्फ्लेशन के प्रेशर को ओवरकम कर सके। लेकिन 17,500 रुपये अगर डिडक्ट कर भी दिए गए हैं तो इससे ये नहीं साबित होता कि कहीं मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अपने पीक पर चल रहा है दोस्तों। इस समय सब्जी के दाम ज़्यादा हैं, किराने के दाम ज़्यादा हैं, जो मिडिल क्लास है उसके लिए अनअफोर्डेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो 17,500 रुपये का जो एक ऐड ऑन है, ये बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट मुझे तो नहीं लगता करने वाला है। अब साथ ही साथ में दोस्तों ये भी कहा गया है कि फिस्कल डिफिसिट, मतलब जितना हमारा जो फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से जो हमारा डिफिसिट में जाता है, डिफिसिट में जाने का मतलब होता है गवर्नमेंट जितना खर्च कर सकती है उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो उतना पैसा डिफिसिट का रह जाता है। तो वो फिलहाल में 4.9% पर है, और ये प्रॉमिस है गवर्नमेंट का कि उसे कम करके 4.5% पर कर दिया जाएगा। ये चीज़ पहले भी कई सारे नरसिम्हन कमेटी ने, दूसरी कमिटीज़ ने इसे कहा है कि टैक्स स्लैब, ये जो हमारा फिस्कल डिफिसिट का टारगेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टारगेट को करना, और 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब भी अभी फिलहाल में गवर्नमेंट 4.5% पर अटकी हुई है। हालांकि ठीक है अगर फिस्कल डिफिसिट, क्योंकि देखिए जिस देश में डेवलपमेंट होता है उसका फिस्कल डिफिसिट में जाता ही है, और बड़े बड़े सलाहकार ये तक कहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं, अगर किसी देश का फिस्कल डिफिसिट में नहीं जा रहा है, सरप्लस में जा रहा है, इसका मतलब उस देश में प्रगति है ही नहीं। तो अगर फिस्कल डिफिसिट में है और 4.9 से 4.5% भी होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ गुड कि अगर 4.5% पर हमारा फिस्कल डिफिसिट पहुंच जाता है तो। इसके अलावा दोस्तों जिस पर बात हुई वो था माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज ये रहेंगी कि उन्हें एक तो फाइनेंस अवेलेबिलिटी कराई जाएगी, दूसरी तरफ इस बार उनको फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी कराने के साथ साथ में उनको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के चांसेस भी ज़्यादा मिलेंगे। और साथ ही साथ में एक चीज़ और है, जो थ्रेशोल्ड टर्नओवर है एमएसएमई डिक्लेयर होने का, वो भी कम कर दिया गया है। पहले 500 करोड़ था, अब 250 करोड़ हो गया है। लेकिन दोस्तों बड़े बड़े उद्योगपति और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत प्यारी सी खबर तो नहीं है, लेकिन खबर यही है कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो बढ़ गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 10% से बढ़कर 12.5% हो गया है, जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने वाले समय में। ये हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो बात ये है कि जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ये रहेंगी कि 32 क्रॉप्स की 109 वैरायटीज़ मार्केट में लॉन्च की जाएंगी, जिससे कि जो हमारे जो किसान हैं वो सभी उन क्रॉप्स का फ़ायदा उठा सके, उन क्रॉप्स को ग्रो करके मार्केट में अपनी अवेलेबिलिटी, अपनी एनहांसमेंट कर सके। साथ ही साथ में जो एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स हैं उनको फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी की जाएगी, और साथ ही साथ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी किए जाएंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको प्रमोट करने के साथ साथ 10 फार्मर्स को
आने वाले 5 सालों में नेचुरल फार्मिंग में उतारने का टारगेट रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट एग्रीकल्चरल सेक्टर में है। हालांकि इसके अलावा एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए और कुछ नहीं है और एग्जैक्टली स्पेसिफाइड नहीं है बजट में कि अगर फार्मिंग को डेवलप किया जाएगा तो कौन कौन से फ्रंट्स होंगे, अगर फाइनेंशियल अवेलेबिलिटीज होंगी स्टार्टअप्स के लिए किस प्रकार से होंगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किस प्रकार से फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी की जाएगी, या फिर अगर जिन क्रॉप्स को मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है तो उनके लिए किस प्रकार का सिस्टम या फिर वायबिलिटी गैप फंडिंग्स वगैरह अगर होंगी और अगर नहीं होंगी तो लेवल क्या होगा, ये कुछ भी डिस्कशन एग्जैक्टली क्लियर अभी नहीं है फार्मिंग पर। ओवरऑल यही है कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसके लिए 1.52 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। दिस इज एट द मोस्ट गुड, बट क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं किया है इसलिए हम इसे सही नहीं कह सकते, बहुत सही नहीं कह सकते, क्योंकि फार्मर्स को पता ही नहीं है कि अगर उनको ये अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है कौन कौन सी मिलने वाली है, तो उसमें टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटीज कैसे होंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे होंगी, और सबसे बड़ी चीज फार्मर्स में नो हाउ बहुत कम है इन चीजों का। फार्मर्स को इन चीजों का सबसे पहले नॉलेज होना जरूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, कैसे होती है, स्टार्टअप्स ग्रो करनी है तो फार्मर्स उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स में भी थोड़ा कुछ डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज रहेंगी ताकि जो हमारी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो अपना एक्सपोर्ट प्रमोशन कर सके इंटरनेशनल लेवल पर। इसके लिए भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश से विदेशों में सामान जनरली हम सप्लाई कम करते हैं, लेते ज़्यादा हैं। अब अगर लॉजिस्टिक इंप्रूव होगा तो हमारी जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्पेशली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा एमएसएमईज ही हैं, बड़े बड़े उद्योगपति कम हैं, छोटे व्यापारी ज़्यादा हैं। अगर उन्हें इंटरनेशनल लेवल तक अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने का चांस मिलेगा, ये इंडिया की इकोनॉमी को दिन दोगुना और रात चौगुना तरक्की करवाएगा। वाकई में ये हो सकता है दोस्तों, देखते हैं लेकिन इसमें लॉजिस्टिक्स में कितना इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि जिस देश का लॉजिस्टिक्स कमज़ोर है, स्पेशली हमारा जो शिपिंग सेक्टर है वेरी वीक, तो उससे हमें इम्प्रूव करना है। अभी फिलहाल में इस पर तो कोई डिस्कशन दोस्तों नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये चांसेस है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ में ही हम और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे टूरिज्म सेक्टर के लिए। तो टूरिज्म सेक्टर के लिए ये होगा कि जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, उसी के मॉडल के बेसिस पर गया में विष्णुपद टेम्पल और बोध गया में महाबोधि टेम्पल का कॉरिडोर्स डेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ में आंध्र प्रदेश के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई गई हैं। मतलब आंध्र प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दोस्तों, तो दिस इज़ वेरी गुड। और बिहार में भी पूर्वोदय नाम से ओवरऑल डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। 26,000 करोड़ का प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें टूरिज्म सेक्टर भी डेवलप होगा। और साथ ही साथ में एक चीज़ और है दोस्तों, वो ये है कि हमारे नालंदा विश्वविद्यालय का रीडेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, और साथ ही साथ में राजगढ़ में भी डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, और ये सभी मिलकर दोस्तों हमारे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाएंगी। टूरिज्म सेक्टर पर ध्यान देना भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर जो है वो हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और फिलहाल में दोस्तों भारत का टूरिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हम विदेशों में जाते हैं घूमने, हमारे देश में ही नहीं घूमते। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जहाँ हमारे देश में हो सकती है, और अगर ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, विदेश से भी लोग आएंगे घूमने इन सभी क्लस्टर्स में, तो दोस्तों ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। हालांकि धर्मगुरु इसे क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ या टूरिज्म डेवलपमेंट जब हम रिलीजियस प्लेसेस पर करते हैं तो वो कहते हैं कि रिलीजियस प्लेसेस की धार्मिक भावनाएं जनरली में आहत हो जाती हैं। हालांकि ओवरऑल यही है कि टूरिज्म सेक्टर का बिहार में और उड़ीसा में अगर डेवलपमेंट प्रॉपर्ली होता है तो इससे ऑफ कोर्स हमारा टूरिज्म सेक्टर इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकता है। फिलहाल में ये सारी चीज़ें तो हो गई कि हम कहाँ कहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारे बजट ने क्या क्या चीज़ें दी हैं। लेकिन अभी बात यहीं तक नहीं है दोस्तों, एक और चीज़ विमेन एम्पावरमेंट की बात कर लेते हैं आपसे दोस्तों। वो ये था कि विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने के चांसेस जो यूनियन बजट है उसमें दिए गए हैं, लेकिन इस बार एग्जैक्ट नहीं किया गया, बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं किया गया है कि विमेन्स को वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह की कोई बात नहीं हुई, कितना लोन कितना बढ़ेगा इसकी भी कोई बात नहीं हुई। लोन में एक चीज़ हुई है, वो है मुद्रा लोन की। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वगैरह को जो लोन प्रोवाइड किया जाता है मुद्रा लोन के तहत, उसमें शिशु, किशोर और तरुण अवस्था जब आती है लोन की तो वो 10 लाख की होती है, अब उसे बढ़ाकर 20 लाख का कर दिया गया है। ये एक अच्छा काम है। जो पिछले वाले बोरोवर्स थे उनके लिए अब वो 10 लाख की जगह 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं, तो उनका जो स्टार्टअप ग्रोथ है उसमें ये बेनिफिटेबल रहेगा। साथ में युवाओं के लिए एक खास बात और है कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट
स्टूडेंट्स हैं जो भी पढ़ रहे हैं उनको भी लोन अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल लोन प्रोवाइड किए जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड एरिया। बट दोस्तों अब मैंने आपसे बात की थी डार्क साइड की, तो डार्क साइड की बात करना ज़रूरी है। डार्क साइड की बात में ये आता है कि इस बार बजट में कुछ चीज़ें मिसिंग थी जिस पर ध्यान नहीं गया, बिल्कुल ध्यान नहीं गया। रेलवेज़ का नाम आपने निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके मुंह से अगर आप उनका वीडियो निकाल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा पार्लियामेंट में सिर्फ आंध्र प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप होने, एक विशाखापट्टनम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप होना है, दूसरा हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें रोड्स रेलवेज़ की बात की है उन्होंने। बस हर बार के बजट में रेलवेज खास होता है, इस बार रेलवे मिसिंग है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद में दोस्तों विमेन सेफ्टी की कोई बात ही नहीं हुई। अगर हम विमेन एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना ज़रूरी है, तो दोस्तों हमारी इन विमेन्स को, हम सभी को सिक्योर भी तो करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो क्या बजट विमेन सेफ्टी के लिए होता? इस पर जो अखिलेश यादव हैं, उनकी वाइफ जो कि सांसद भी हैं डिम्पल यादव, उन्होंने भी कहा था कि विमेन सेफ्टी के बारे में कहाँ कहा आपने, विमेन सेफ्टी कहाँ गई भाई, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए विमेन सेफ्टी, बट इट वॉज मिसिंग, इट वॉज सो मिसिंग। अलॉन्ग विद दैट दोस्तों महाराष्ट्र और हरियाणा, इनका नाम बजट में बहुत तौर पर नहीं लिया गया, जबकि ये दोनों ही ऐसे एरियाज थे जहां पर इस बार टफ फाइट बीजेपी को मिली है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज़्यादा जोर इन पर इस बार नहीं दिया। हाँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात है वो तो ओवरऑल देश के लिए ही है, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा का किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। और एक और बात ये है कि हमारी बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, चाहिए। साउथ इंडिया की स्टेट्स के नाम मोस्ट प्रोबेबली मिसिंग थे। जो हमारी नॉर्थ की हैं, राजस्थान है, उसका नाम भी मिसिंग था। तो इस पर जो हमारा अपोजिशन है उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। क्रिटिसिज्म एक चीज़ और है, वो ये है कि अगर गवर्नमेंट अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यूथ को प्रोवाइड कर रही है, तो जो अपोजिशन है वो ये आरोप लगा रहा है कि इंडी गठबंधन की रैली में, न्याय यात्रा में पहली नौकरी पक्की जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के बारे में बात की गई थी, आपने हमारे ही मैनिफेस्टो से चुराकर आज ये बात डाल दी अपने सिस्टम में। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन की बातों का असर हुआ है दोस्तों। इससे ये साबित भी होता है, हालांकि देखिए डार्क साइड तो है, डार्क साइड इसलिए है क्योंकि अगर 2 लाख करोड़ का बजट गवर्नमेंट ने आज रखा है, लेकिन अगर युवाओं को पहले से जो अनएम्प्लॉयड थे उनको थोड़ी नौकरी मिल गई होती, और साथ ही साथ में जो फिलहाल में एनटीए की जो ये धांधलाइयाँ चल रही हैं एग्जामिनेशन सिस्टम में, अगर इन पर थोड़ी सी नकेल पहले से थोड़ा सा प्रयास हुआ होता तो शायद आज बेरोजगारी का स्तर वो ना होता जो है। ये बात तो है दोस्तों, माननी भी पड़ेगी हमें। और राहुल गांधी जी ने इसका डिस्कशन भी कई बार किया है उन्होंने इस बात का डिस्कशन। और ओवरऑल में भी हर युवा की ये चाहत होती है ज़्यादातर की कि उनको गवर्नमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ और गवर्नमेंट में जॉब मिले। तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज अभी भी मिसिंग है जिसे गवर्नमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ डार्क एरिया। और साथ ही साथ में दोस्तों क्रिटिसिज्म इस बात का भी है कि बजट जो है वो सिर्फ कुछ स्टेट्स के सेंट्रिक है, जिसको एक नाम दिया गया है कि भाई ये तो गवर्नमेंट बचाओ बजट है, मतलब आप गवर्नमेंट बचाना चाहते हो, इसलिए आंध्र प्रदेश में आपकी जो एनडीए से आपका, टीडीपी से आपका गठबंधन है, बिहार में आपका जेडीएस से गठबंधन है, तो उस प्रकार से ये बजट बनाया गया है। तो इन चीज़ों पर ओवरऑल क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा है यूनियन बजट में, एंड दिस हैज़ बीन कॉल्ड एज अ डार्क साइड ऑफ द बजट। तो दोस्तों फिलहाल में तो अभी इतना ही। हम इससे ये चीज़ समझ सकते हैं कि बजट में कुछ कमियां इस बार रही हैं, जो कि ऐसा है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट है, कमी तो रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है कि पार्ट मिसिंग रह ही जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स थे जिन पर वाकई में डिस्कशन होना ज़रूरी था, और जो स्टेट्स हैं वो इससे नाराज़ भी हैं। जो अपोजिशन स्टेट्स हैं, जो जहाँ पर नॉन बीजेपी जो स्टेट्स हैं, वो सभी इस बजट को इस बात पर क्रिटिसाइज़ कर रही हैं क्योंकि हम बीजेपी से नहीं हैं, तो हमारी डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ को बीजेपी ने कर्ब किया है, वो सभी ये कह रही हैं। और इसी बेसिस पर नीति आयोग की आने वाली जो मीटिंग है उसे भी कई सारे चीफ मिनिस्टर्स बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बजट पर ये जो क्रिटिसिज्म है ये गवर्नमेंट को कितना समझ में आता है, लोगों तक ये मैसेज कितना कन्वे करता है, और आने वाले समय में अगर डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं तो कितनी बढ़ती हैं, और अगर सरकार कभी
मान लीजिए आने वाले समय में सरकार बदलती है, तो जो आज कह रहे हैं, जो अपोजिशन टारगेट्स रख रहे हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्या वो करके दिखा सकते हैं? ये सभी देखना होगा दोस्तों। ओवरऑल हमें बिल्कुल जागरूक रहने की ज़रूरत है, हमारे बजट को समझने की ज़रूरत है और थोड़ा सा सपोर्ट गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत है, ताकि जो वो हम सभी के लिए करना चाहते हैं वो बेहतरीन तरीके से कर सके और कहीं हमारा ही क्रिटिसिज्म उनको मजबूर ना कर दे कुछ ना करने पर। तो इसलिए हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी गवर्नमेंट के लिए सपोर्टिव रहें और उन्हें सपोर्ट करके भारत देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में सहयोग करें। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।